नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। अभी महाराष्ट्र सेट परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वह आया है। आज से आवेदन करना प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही नेट का एग्ज़ाम जो है हमारा वह 22 जून से प्रारंभ होने वाला है। तो हिंदी का पेपर जो है 25 जून के आसपास होगा नेट का। तो उसी दृष्टिकोण से हम यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। निःशुल्क रूप से है। केवल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, यही आपका मूल्य है। तो पढ़ाना आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केवल सेट परीक्षा के लिए नहीं है। नेट पर सेट नेट, पीएचडी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, सेट नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और यह निःशुल्क है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आज से या कल से हम जो यूनिट वाइज है वस्तुनिष्ठ जो भी जानकारी वस्तुनिष्ठ पढ़ाएंगे हम कल से इसी चैनल पर, और वह निःशुल्क होगा। तो वह निःशुल्क है और निःशुल्क होने के बावजूद भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है वह, परीक्षा पास करने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए। उसमें कहानी, निबंध, नाटक, इनके जो है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वह सब कुछ हम पढ़ाएंगे। तो पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। यानी देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। तो वह जो है देवनागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी, ये क्या है, यह देवनागरी लिपि का विकास क्रम है। तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम कौन सा है। ब्राह्मी लिपि, सबसे प्रथम ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और फिर देवनागरी उत्पन्न हुई है। अभी यह हुआ, इसका विस्तार हम देखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर सॉल्व करते हुए, आंसर देते हुए अन्य जो है वह भी पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगा आपको। अभी ब्राह्मी लिपि के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यह प्राचीनतम लिपि है। यानी सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। इसके नमूने बस्ती जिले के पिपराला नामक स्तूप में प्राप्त हुए हैं। साथ ही अजमेर के बंडली नामक गांव से भी कुछ शिलालेख प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि नामकरण के बारे में प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। अभी जो ब्राह्मी लिपि नामकरण हुआ है उसके तथ्य क्या है, उसके सबूत क्या है। तो ब्राह्मी लिपि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। यानी ब्राह्मी लिपि नाम क्यों दिया उसको, क्योंकि वो ब्राह्मणों द्वारा निर्मित थी, उसका निर्माण ही ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मो वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाती है। यानी जो वेदों की रक्षार्थ लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है, याद रखना। उसको ब्राह्मी नाम क्यों मिला, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई गई। यानी जिस लिपि का निर्माण ब्राह्मणों ने किया उसको कौन सी लिपि के नाम से जाना जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ब्राह्मी लिपि जाना जाता है, याद रखना। फिर ब्राह्मी लिपि नाम ही क्यों पड़ा, ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। यानी ब्रह्मा द्वारा निर्मित, कौन सी लिपि ब्रह्मा ने निर्मित की है, तो ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा ने निर्मित की है, याद रखना। ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई है। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई है। यानी जिस लिपि का निर्माण ब्राह्मणों ने किया या ब्रह्मा ने किया उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न ऐसा बनता है कि अभी यहाँ पर गुप्त लिपि, भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की गई लिपि गुप्त लिपि के नाम से जानी जाती है। यानी गुप्त काल में जो अनेक मुगल काल, गुप्त काल, ऐसे बहुत सारे इतिहास यदि पढ़ते हैं या इतिहास के आप छात्र हैं तो आपको पता ही होगा। भारत में गुप्त साम्राज्य, यानी जब भारत में गुप्त साम्राज्य था, भारत में गुप्त साम्राज्य कब था, किस साल में था, उसका ईस्वी सन कमेंट बॉक्स में बताइए। गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की गई लिपि गुप्त लिपि, यानी गुप्त कालखंड में या गुप्त का जब साम्राज्य हमारे देश पर था तब संस्कृत लिखने के लिए जिस लिपि का उपयोग किया गया उसको गुप्त लिपि के नाम से जाना जाता है। गुप्त लिपि का विकास, अभी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, तो गुप्त लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तर शैली से हुआ है।
ब्राह्मी लिपि के उत्तर शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? तो गुप्त लिपि का विकास हुआ है, याद रखना। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न बन सकता है। गुप्त लिपि का समय चौथी पांचवी सदी के बीच माना जाता है। यानी गुप्त लिपि का समय क्या है? तो चौथी पांचवी सदी के बीच में। तो चौथी पांचवी सदी के बीच में ही गुप्त साम्राज्य हमारे देश पर था, ऐसा हम मान सकते हैं, था ही। उसके बाद क्या है? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि एक अन्य नाम सिद्धमानी का लिपि है। यानी कुटिल लिपि का ही दूसरा नाम क्या है? कुटिल लिपि का ही दूसरा नाम क्या है? तो सिद्धमानिका लिपि। सिद्धमानिका लिपि किस लिपि का दूसरा नाम है? तो कुटिल लिपि का दूसरा नाम है, याद रखना। इसे उत्तरी लिच्छवी लिपि भी कहते हैं, याद रखना। कुटिल लिपि के बारे में सही क्या क्या है? यह कुटिल लिपि के बारे में सही युग्म पहचानिए। ऐसा यदि प्रश्न बनता है तो आपको आना चाहिए इसका उत्तर, इसलिए यह हम सीरीज चला रहे हैं। तो कुटिल लिपि का एक अन्य नाम सिद्धमानिका लिपि है। इसे उत्तरी लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। इस लिपि का प्रारंभ बिंदु भारत को ही माना जाता है। यानी कुटिल लिपि का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भारत से ही हुआ। कुटिल लिपि को भारत में विकटाक्षर भी कहते हैं। विकटाक्षर किस लिपि को कहते हैं? तो कुटिल लिपि को कहते हैं, याद रखना, विकटाक्षर। डॉक्टर बुल्लर ने इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि माना है। यानी न्यून कोणीय लिपि किस लिपि को माना है? कुटिल लिपि को माना है। किसने माना है? तो डॉक्टर बुल्लर ने माना है, याद रखना। ये पढ़िए आप, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम समूह है, उस पर यह पीडीएफ मैंने भेजा है, और उस टेलीग्राम समूह का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि या सिद्ध मात्रक लिपि से हुआ। इसका विकास 9वीं सदी के आसपास माना जाता है। यानी देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ? 9वीं सदी के आसपास। देवनागरी के नामकरण के संबंध में निम्नवत तथ्य है। यानी देवनागरी लिपि का जो नामकरण हुआ उसके तथ्य क्या है? नगरों में व्यवहारत होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। यानी देवनागरी लिपि को देवनागरी नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि जो नगरों में प्रचलित थी, नगरों में व्यवहाररत जो लिपि थी वो कौन सी थी? देवनागरी थी। तो उसके कारण उसको देवनागरी नाम दिया गया। बौद्ध ग्रंथों ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण किया गया। यानी बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में वर्णित, यानी बौद्ध ग्रंथ जो थे उन बौद्ध ग्रंथों में ललित विस्तार में नाग लिपि से, यानी नाग लिपि से नागरी लिपि नामकरण किया गया है, याद रखना। पाटलिपुत्र को नागर तथा चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पाटलिपुत्र को नागर, पाटलिपुत्र को किस राजा को नागर कहा जाता था? पाटलिपुत्र को। और चंद्रगुप्त को देव, चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? देव। तो कहने के कारण देवनागरी नामकरण हुआ, याद रखना। किन दो राजाओं के नामों के कारण देवनागरी लिपि को देवनागरी नाम दिया गया? तो पाटलिपुत्र को नागर कहते थे और चंद्रगुप्त को देव कहते थे। इन दोनों राजाओं के नामों के कारण, उपनामों के कारण देवनागरी नामकरण हुआ है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। यानी गुजरात क्षेत्र में जो नागर नामक ब्राह्मण थे उनके नामों के आधार पर नागरी नाम पड़ा है। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। यानी सबसे प्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग या उपयोग कहाँ पर हुआ है? तो प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख, यानी गुजरात का जो राजा था जयभट्ट, उसके शिलालेखों पर सबसे प्रथम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ मिला हुआ है। यह लिपि बाई से दाई ओर लिखी जाती है। जैसे अभी यहाँ ये जो है यह देवनागरी है। यह अक्षरिक लिपि है, यानी अक्षर है, जैसे क ख, ये अक्षरिक लिपि है, यानी चिन्ह क्या है? अक्षर के है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। इसके बारे में पढ़ते हैं।
हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। सभी वर्गों के पांचवें वर्ण ड, त्र, न, न, म अनुनासिक वर्ण है। अभी अनुनासिक वर्ण कौन से है? ड, त्र, न, म, ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। पंचमाक्षर भी कहा जाते हैं, इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके एक मिनट, हाँ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके संयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। ये किसका है? श्याम सुंदर दास और उनके सहकर्मियों का सहयोगी का कहना है कि पंचम वर्णीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार देना ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी व्यंजन वर्णों की श्रेणियाँ उपयुक्त है, यानी हिंदी में जो व्यंजन है उसकी श्रेणियाँ क्या है? क वर्ग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर हर साल नेट में हर साल इस पर एक सवाल रहता ही रहता है, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पर्श व्यंजन क वर्ण। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये क्या है? यह स्पर्श व्यंजन ये वर्ग से जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभी क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ड। ये क्या है? यह क वर्ण की व्यंजन है। अभी च वर्ण के व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, त्र। ये क्या है? ये च वर्ग के व्यंजन हैं। फिर ट वर्ग के कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। ये क्या है? ट वर्ग के हैं। त वर्ग के कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। ये क्या है? यह त वर्ग के। फिर प वर्ण के कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म। तो यह वर्ग और क वर्ग क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग च, छ, ज, झ, त्र। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये ऐसे जो है याद रखिए। ये परीक्षा में हर साल इस पर एक सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद अनस्त व्यंजन। अनस्त व्यंजन कौन से है? य, ल, लव। य, ल, लव क्या है? अनस्त व्यंजन है। फिर ऊष्म व्यंजन कौन से है? श, श, स, ह। श, श, स, ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। फिर संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है? यह श, त्र, ज्ञ, श। ये क्या है? श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। फिर द्विगुण व्यंजन ढ और ढ। याद रखना, हिंदी में द्विगुण व्यंजन दो ही है, ढ और ढ। फिर अनुस्वार यानी ऐसी बिंदी दी जाती है, थोड़ी बड़ी निकालता हूँ, ऐसी बिंदी दी जाती है। और विसर्ग ऐसा दिया जाता है, विसर्ग ऐसे एक के नीचे एक। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्य भाषा समिति का गठन कब किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्य भाषा समिति का गठन कब किया गया? तो यह जो है 1957 में किया गया। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्य भाषा समिति का गठन 1957 में किया गया। इस संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, यानी गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो राज्य भाषा समिति का गठन किया गया उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे, याद रखना, जिसमें लोकसभा के 20 यानी लोकसभा के 20 थे तथा राज्यसभा के 10। ये इस पर सवाल बन सकता है। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में 30 सदस्यीय जो समिति गठित की गई थी उसमें से राज्यसभा में से कितने सदस्य थे और लोकसभा में से कितने सदस्य थे? तो याद रखना, लोकसभा में से 20 सदस्य थे और राज्यसभा में से 10 सदस्य थे। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया, यानी सरकार के सामने इस समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया? 1959 में दिया, याद रखना। स्थापित कब हुई? 1957 में। आगे बढ़ते हैं, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी, यानी बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? भरोदी, बनाफरी और खटोला। ये क्या है? यह बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ भरोदी, एक मिनट, इसका डेटा बंद करते हैं। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ भरोदी,
बनाफरी, खटोला, बुंदेली बोली का विकास। अभी बुंदेली बोली का विकास कहाँ से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। याद रखना, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन 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 सी है? भरोदी, बनाफरी, खटोला। और इसका विकास यानी बुंदेली बोली का विकास कहाँ से हुआ है? किस बोली से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह ओकार बहुला बोली है, यानी ओकार बहुला बोली कौन सी है? तो बुंदेली है। बुंदेली बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुंदेली बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, लाजौन, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट अतिरिक्त ग्वालियर और भोपाल में भी बोली जाती है, यानी ग्वालियर और भोपाल में भी बुंदेली बोली बोली जाती है। अल्लाखंड बुंदेली में रचित है, यानी अल्लाखंड कौन सी भाषा में रचित है? तो बुंदेली भाषा में रचित है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? भले ही सुनने में आपको बोर लगता होगा, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट यह सीरीज है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कौन सी रचना है? तो यूरोप में जो है जो बिहारी के समकक्ष यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं, यह कथन किसका है? यानी किस विद्वान का यह कथन है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित या उनका कथन है, याद रखना। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। शेष अन्य लेखकों के कथन निम्नवत है, यानी बाकी के जो कथन है वह कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं सतसई के बारे में? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह सतसई के बिहारी सतसई के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है, याद रखना। परीक्षा में इससे पहले पूछा हुआ है और इसके बाद भी पूछा जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का बिहारी सतसई के बारे में कौन सा कथन है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर डॉक्टर नगेंद्र का कथन क्या है? बिहारी विद्वत कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्तियों में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। याद रखना, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। और यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी विदंग कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्तियों में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। तो ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आगे बढ़ते हैं। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। ये किसका कथन है? तो यह कथन जो है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। याद रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल के बातों का खंडन करने वाले आचार्य कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शेष यानी उसके बाद के जो कथन है वह कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कबीर के बारे में? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ा जा रहा था। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन कबीर के बारे में है। उसके बाद है परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी का कहना है कि हिंदी वाङ्मय के इतिहास में संत साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है।
उसकी सरिता का वह प्रमुख मूल स्रोत है जो उनके आदिकालीन अपभ्रंश रूप से निरंतर प्रवाहित होता आया है। ये कौन सा है? ये किसका है? तो परशुराम चतुर्वेदी का है। उसके बाद है नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं? कबीर महात्मा थे। कबीर को महात्मा किसने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। और उनके द्वारा साहित्य में पूत भावनाओं का समावेश हुआ। काव्यत्व के विचार से उन पूत भावनाओं का उत्कर्ष चाहे अधिक न हो, पर इनसे उनका महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता। ये नंद दुलारी वाजपेयी का कहना है। अगला प्रश्न है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक, यानी नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, यह संपादित पुस्तक है और किसके द्वारा संपादित है? तो यह जो है देवी शंकर अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक है। इसके बारे में जो नई कहानी आंदोलन चला उसके बारे में जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वह देखते हैं। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक देवी शंकर अवस्थी है। शेषान ने नामवर सिंह ने कौन सी किताब लिखी? नई कहानी नई कहानी यह किसका किताब है? नामवर सिंह का है। मिलान करने में पूछा जाता है। राजेंद्र यादव कहानी स्वरूप और संवेदना किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। भैरव गुप्त का है कहानी एवं नववर्षांक। भैरव गुप्त। नामवर सिंह कहानी नई कहानी। राजेंद्र यादव का कहानी स्वरूप और संवेदना। भैरव गुप्त का है कहानी एवं नववर्षांक। अगला प्रश्न है महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया यह नाटक है। तो यह कौन सा है? अंधायुग, जो धर्मवीर भारती का है, 1955 में प्रकाशित है, जो हमने लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है और इसी चैनल पर उपलब्ध है। इसके बारे में कुछ जानकारी होगी यहाँ पर, वो भी पढ़ेंगे हम। है महाभारत के यानी 18वें दिन की कथा को लेकर लिखा गया है। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक अंधायुग यह गीति नाट्य है। अंधायुग कौन सा किस प्रकार का नाटक है? गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन 1955 में हुआ है। इस नाटक के लेखक धर्मवीर भारती है। काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, धर्मवीर भारती है। उसके बाद इस नाटक में युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का चित्रण किया गया है, यानी युद्ध और उसके बाद का चित्रण है। इस नाटक का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के समय का वर्णन किया गया है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का अन्य नाटक है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का अन्य नाटक है। और एक बात बता देते हैं, काफ़ी पिछले 2021 से देख रहे हैं अंधायुग नाटक के जो अंक है उस नाटकों के अंकों का क्रम तथा उस नाटक के अंकों के नामों पर हर साल प्रश्न बनता आ रहा है। मेरे ख्याल से पिछला जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न नहीं था, लेकिन आप पूछा जा सकता है। शेष नाटकों का विवरण निम्नवत है, यानी अन्य जो नाटक है वह पढ़े विकल्प दिए हुए। शक विजय 1949 उदय शंकर भट्ट का है। पहला राजा 1969 जगदीश चंद्र महातुर का है। और कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र महातुर का है। यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्त किस उपन्यास के संबंधित है? तो यह जो है निसाई हिंदू उपन्यास के बारे में यह कथन है। यह परीक्षा गुरु से, अभी जो कथन पढ़ा मैंने वो फिर से पढ़ता हूँ। यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति निसाई हिंदू उपन्यास से संबंधित है। निसाई हिंदू 1890 में प्रकाशित है और यह किसका है? तो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखित है निसाई हिंदू उपन्यास। और यह परीक्षा गुरु उपन्यास से पहले लिखा गया लेकिन प्रकाशित न हो सका। यह उपन्यास मूलतः गोवध निवारण के दृष्टिकोण को लेकर लिखा गया है। शेष अन्य रचनाओं का विवरण जो विकल्प है वह वामा शिक्षक 1872। वामा शिक्षक
1872 ईश्वरी प्रसाद का है। किस प्रकार का पुस्तक है? यह उपन्यास है, वामा शिक्षक उपन्यास 1872। भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिल्लोरी का है। आगे अगला प्रश्न है, लक्षणामूला ध्वनि का भेद है। लक्षणामूला ध्वनि का भेद कौन सा है? तो यह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का भेद है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा ये है, बाद में पढ़ेंगे। भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? यानी भामह ने जो सभी अलंकार है उस अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? तो वक्रोक्ति को माना है। यानी भामह ने सभी अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? तो वक्रोक्ति अलंकार से माना है। भामह ने समस्त अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को माना है। भामह मूल रूप से अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। यानी अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामह थे। इनकी अलंकार संबंधी रचना काव्य अलंकार, यानी भामह की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार है। इसी ग्रंथ में भामह ने वक्रोक्ति की परिभाषा निम्नवत दी है। यानी इसी ग्रंथ में काव्य अलंकार में भामह ने वक्रोक्ति की जो परिभाषा है वह दी है। कौन सी है? लोकातिक्रांत गोचर वचनम, अर्थात लोक संसार की सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न वक्रोक्ति है। वे लिखते हैं, सर्वत्र वक्र अर्थ की शोभा पाते हैं, इससे कविता होती है और इसके बिना अलंकार ही नहीं हो सकते। शेष अन्य अलंकारों का विवरण, यानी अन्य जो विवरण है वो उपमा अलंकार। वो उपमा अलंकार के बारे में क्या है? यह अर्थालंकार का प्रमुख भेद है। यानी अर्थालंकार का उपमा अलंकार किसका भेद है? तो अर्थालंकार का भेद है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु की रूप गुण संबंधी विशेषता स्पष्ट करने के लिए दूसरी परिचित वस्तु से जिसमें से विशेषताएं अधिक प्रत्यक्ष है उसकी समता की जाती है। यानी उपमा अलंकार क्या है? जैसे किसी को तुझको देखूं या चांद को देखूं, तुझको देखूं या चांद को देखूं, तुझको जब भी देखूं तो चांद फीका लगे। तो ये क्या है? ये उपमा अलंकार है। उपमा के चार प्रमुख अंग है। यानी उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग भेद कौन से है? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, धर्म, जैसे पीपर पाता, सरिस मंडोला। यानी उपमेय के जो भेद है वह चार भेद है। उपमेय के कौन से है? उपमा के चार भेद है। कौन से हैं? उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और धर्म। अभी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप ही रूपक अलंकार है। यानी उपमेय का उपमान पर जो आरोप किया जाता है उसको रूपक अलंकार कहा जाता है। इसको हमने विस्तार से पढ़ा है इसी चैनल पर। यमक अलंकार क्या है? यह शब्द अलंकार का एक प्रमुख भेद है। यानी यमक अलंकार भी क्या है? शब्द अलंकार का ही एक भेद है, जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है। यानी एक ही शब्द है, बार बार आया है, लेकिन अलग अलग अर्थों से आया है, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द आया है, लेकिन हमेशा वह अलग अलग आया अर्थों में बताया गया है। श्रीमती एनी बेजेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? श्रीमती एनी बेजेंट यह भारत में किस वर्ष आई थी? तो वह 1893 में आई थी। श्रीमती एनी बेजेंट का भारत आगमन 1893 में हुआ था। इसका ज़्यादातर समय बनारस काशी में बीता। यानी एनी बेजेंट जो है 1893 में भारत में आई और कौन से शहर में काफ़ी समय रही? वह बनारस काशी में बीता। सन 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। याद रखना, यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेजेंट किस वर्ष बनी? तो 1907 में। 1907 में किन किन रचनाकारों का जन्म हुआ है वह कमेंट बॉक्स में बताना। इनका बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है, उनका 1907 में जन्म हुआ है। इनका एक कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, यह अत्यंत अमानवीय कानून है। यानी एनी बेजेंट का कथन क्या है?
यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसने बच्चों को उनकी माँ से अलग करवा दिया है। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरों के दुख दूर करके करूँगी और सब अनाथ एवं असहाय बच्चों की माँ बनूंगी। ये किसका है? एनी बेजेंट का कथन है। इस बार पूछा जा सकता है शायद। इनका जन्म यानी एनी बेजेंट का जन्म 1800 लंदन में हुआ। एनी बेजेंट का जन्म लंदन में हुआ 1847 में। एनी बेजेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। याद रखना, एनी बेजेंट के बारे में निम्नलिखित सही युग्म पहचानिए। ऐसा प्रश्न पूछा और निम्न नीचे दे गया। ए, एनी बेजेंट लंदन में जन्मी थी। 1847 में वह लंदन में जन्मी थी। एनी बेजेंट 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। एनी बेजेंट यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता 1907 में बनी। ऐसा पूछा जा सकता है, तो याद रखना यह। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शायद रुकेंगे यहाँ पर, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कितने पढ़े हैं? एनी बेजेंट और 13 प्रश्न के बाद जो भी है वहाँ बाद की वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। उसके बाद हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, नोटिफिकेशन आज ही आया है। यानी नोटिफिकेशन पहले आया है 3-4 दिन पहले, लेकिन आवेदन आज से प्रारंभ हुआ है महाराष्ट्र सेट परीक्षा का। उसका पेड बैच हमने लॉन्च किया गया है और उसका शुल्क है 1111 रुपये। और वह ये पेड बैच ज्वाइन करने के लिए 7219423607 इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो। और इसके लिए हमने एक विस्तृत से अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। तो निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।